जय हिंद। इस वीडियो में समझेंगे क्लास 10th का हिस्ट्री, यूरोप में राष्ट्रवाद, चैप्टर 1। यानी 2023 के एग्जाम में जितना भी पूछने वाला सब्जेक्टिव हो चाहे ऑब्जेक्टिव हो, सारे के सारे इस वीडियो में समझेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपको दोबारा वीडियो को देखने का आवश्यकता नहीं होगा। जितना पूछेगा चैप्टर 1 से, चाहे ऑब्जेक्टिव हो चाहे सब्जेक्टिव हो, सारे के सारे इसी वीडियो में पढ़ाया जाएगा। अगर इस वीडियो में चैलेंज के साथ कहता हूं, इसके अलावा आपका एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा। लेकिन इस वीडियो को अंत तक केवल देखते रहिएगा, इस वीडियो को केवल अंत तक देखते रहिएगा। आज जब अंत तक देखने के बाद आपको क्वेश्चन ना समझ में आए तब हमसे पूछिएगा। सबसे पहले देखते हैं यूरोप। यूरोप एक क्या है? महादेश है। यूरोप एक महादेश है। लेकिन इस यूरोप को समझने से पहले देख ले हिस्ट्री। जो हिस्ट्री का पिता है उसको बोला जाता है हेरोडोटस। हेरोडोटस। लेकिन भारतीय इतिहास का पिता कहेगा तो मेगास्थनीज को बोला जाता है, क्योंकि मेगास्थनीज ने एक बुक लिखा था जिस बुक का नाम था इंडिका। जिस बुक का नाम था इंडिका। आइए अब समझते हैं। यह यूरोप में राष्ट्रवाद है। यह जो यूरोप है यह सबसे पहले महादेश है। यह जो यूरोप है यह सबसे पहले महादेश है। इस महादेश में टोटल 48 कंट्री आते हैं। उस कंट्री में सबसे पहले 1789 में एक क्रांति हुई थी, जिस क्रांति का नाम है फ्रांसीसी क्रांति। 1789 में एक क्रांति हुई थी जिस क्रांति का नाम है फ्रांसीसी क्रांति। यह आंदोलन क्यों हुआ? क्योंकि वहां 1789 से पहले वहां राजतंत्र व्यवस्था था, यानी वहां लोगों का शासन नहीं था, वहां राजाओं का शासन था। लेकिन 1789 से पहले वहां का राजा लुईस 16वां था। लुईस 16वां एक निरंकुश शासक था जो लोगों के बारे में नहीं सोचता था, जो उसका जो मन करता था वह करता था, यानी वो अपना मनमानी करता था। यानी 1789 में पहली बार यूरोप में क्या हुआ? क्रांति हुआ, जिस क्रांति के नाम से यानी फ्रांसीसी क्रांति के नाम से रहता है। यह फ्रांसीसी क्रांति 1789 में प्रारंभ हुई। लेकिन सबसे पहले प्रारंभ होने के पीछे लुईस 16वां था, क्योंकि लुईस 16वां एक ऐसा शासक था जो लोगों के बारे में तो उनको सोचता नहीं था। लेकिन जब 1789 में जब फ्रांस में क्रांति स्टार्ट हुई, उस समय वहां का राजा लुईस 16वां था। लुईस 16वां को फ्रांस के जनता ने लुईस 16वां को फ्रांस के जनता ने लुईस 16वां को फ्रांस के जनता ने एकजुट होकर फ्रांस के जनता ने एकजुट होकर लुईस 16वां पर आक्रमण बोल दिए। आज जैसे आक्रमण बोलने के बाद लुईस 16वां को सत्ता पद से हटा दिया, और हटाने के बाद लुईस 16वां को लुईस 16वां को समझिएगा, कन्वेंशन ने 21 जनवरी 1793 ईस्वी में गिलोटी यानी फांसी दे दिया गया। और इसके बाद फांसी देने के बाद कुछ समय बाद इसके पत्नी को भी मार दिया गया। यानी आपने पूछा है सबसे पहला क्वेश्चन, फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ था? 1789 में। मेगास्थनीज ने कौन सा पुस्तक लिखा था? इंडिका। 2 क्वेश्चन का हुआ कंफर्म। लुईस 16वां एक ऐसा शासक था, राजतंत्र था, लोगों के बारे में सोचता था कि नहीं सोचता, केवल अपना भलाई यह सोचता था, यानी केवल कुलीन वर्गों के बारे में सोचता था। उसके अलावा फ्रांस के किसी भी नागरिकों के बारे में तो उनको नहीं सोचता था। यानी पूरा फ्रांस का जो राजा था उस समय लुईस 16वां था। लुईस 16वां का जैसे मृत्यु हुआ उस सत्ता पर कन्वेंशन ने बैठा। आज जैसे कन्वेंशन बैठा तो शुरुआत में लोगों के बारे में सोचता था, लेकिन पूर्ण रूप से लोगों का अभी भी आज़ादी नहीं मिला था, यानी लोगों को आज़ादी नहीं मिला था। लेकिन उसी बीच नेपोलियन बोनापार्ट यानी कौन है? नेपोलियन बोनापार्ट। इस नेपोलियन बोनापार्ट का जो जन्म हुआ था 15 अगस्त 1769 ईस्वी में। नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म हुआ था 15 अगस्त 1769 ईस्वी में। लेकिन कहाँ हुआ था? फ्रांस में हुआ था। नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म 15 अगस्त 1769 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? फ्रांस में हुआ था। यह मात्र 24 साल के एज में सेनापति, पूरे फ्रांस का सेनापति बन गया था। लेकिन यह राजतंत्र था, लेकिन इसका सोच राजतंत्र में नहीं था, यानी लोगों के बारे में सोचता था, यानी लोगों को अपने राष्ट्र के प्रति जगाने का कार्य सबसे पहले नेपोलियन बोनापार्ट ने किया। क्योंकि नेपोलियन बोनापार्ट ने लोगों से अत्यधिक प्रेरित था, क्योंकि लोगों को इतना दबा रहा था राजतंत्र ने, यानी कुलीन वर्ग ने। सबसे पहले सारे के सारे
वहां के फ्रांस के लोग परेशान थे। नेपोलियन बोनापार्ट ने जैसे यह 24 साल के एज में सेनापति बना, तो बनने के तुरंत बाद यह 1797 ईस्वी में 1797 ईस्वी में सबसे पहले इटली पर आक्रमण किया। सबसे पहले इटली पर आक्रमण किया। 1799 में अपना डायरेक्टरी का पद छोड़ दिया, यानी त्याग कर दिया। और त्याग करने के बाद 1799 ईस्वी में नेपोलियन बोनापार्ट ने डायरेक्टरी का पद छोड़ दिया और 1797 ईस्वी में नेपोलियन ने इटली पर आक्रमण किया। फिर उसके बाद 1804 ईस्वी में फ्रांस का सम्राट बन गया। 1804 ईस्वी में फ्रांस का सम्राट बन गया। केवल कम समय में फ्रांस का सम्राट बन गया, लेकिन सारे के सारे वहां के राजतंत्र यानी कुलीन वर्ग यानी जहां इतना वहां के राजा थे, सारे के सारे इनसे भयभीत होने लगे। अगर यह रहेगा तो कम समय में इटली और जर्मनी का एकीकरण कर देगा और फ्रांस का भी एकीकरण कर देगा। लेकिन इससे सारे के सारे राजाओं को डर हो गया। यानी क्यों? क्योंकि पूरे के पूरे जनता इसके बात मानने लगे। किसका? नेपोलियन बोनापार्ट का। जैसे 1804 ईस्वी में यह राजा बना, राजा बनने के तुरंत बाद ऑस्ट्रिया पर आक्रमण किया, क्योंकि ऑस्ट्रिया पर आक्रमण किया और ऑस्ट्रिया पर आक्रमण करने के बाद ऑस्ट्रिया को पराजित किया और पराजित करने के बाद इटली के बड़े भाग पर कब्जा कर लिया। इटली के बड़े भाग पर कब्जा कर लिया। केवल आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा और जैसे वीडियो खत्म हो जाएगा आपका एक भी क्वेश्चन नहीं फंसेगा। चैप्टर 1 से आपका सब्जेक्टिव हो चाहे ऑब्जेक्टिव हो, एक भी फंस जाएगा तब हमसे बोलिएगा, तब हमसे कहिएगा, मैसेज कीजिएगा, कमेंट में बोलिएगा। अब देखिएगा, अब इसके बाद लो, जैसे नेपोलियन बोनापार्ट से सारे भयभीत होने लगे तो इन सारे को प्लान बनाने लगे। तो एक क्या हुआ? प्लान बनाने लगे। अब इस लोगों ने क्या करने लगा? इन नेपोलियन बोनापार्ट ने इटली के और जर्मनी के जो 300 से अधिक राज्यों में विभक्त हुआ था, उस सारे के सारे को एक कर दिया। यानी इटली को 13 काले खंडों में कर दिया और जर्मनी को 39 काले खंडों में कर दिया। कौन? नेपोलियन बोनापार्ट ने। नेपोलियन बोनापार्ट का ही श्रेय जाता है इटली और जर्मनी के एकीकरण में। मेन जो योगदान है योगदान है जो नेपोलियन बोनापार्ट के, क्योंकि यही राष्ट्रवाद के प्रेम को जागाने का सबसे पहले श्रेय दिया था नेपोलियन बोनापार्ट। क्योंकि नेपोलियन बोनापार्ट ने इनकी 2 शादी हुआ था, यह 2 शादी हुआ था और इनके पिता वकील थे। यह टोटल भाई बहन 8 थे नेपोलियन बोनापार्ट। अब आते हैं, देखते हैं इस नेपोलियन बोनापार्ट को देखने के बाद है। अब देखिए, अब नेपोलियन बोनापार्ट को सारे के सारे लोग अब इसको दबाने में लग गए, क्योंकि अगर नहीं इसको दबाया जाएगा तो कम समय में पूरे के पूरे फ्रांस में राष्ट्र प्रेम की भावना को जगा देगा। इसलिए नेपोलियन बोनापार्ट को मारने का प्रयत्न किया गया और एक संधि हुआ, जिस सम्मेलन का नाम है वियना सम्मेलन। ये वियना सम्मेलन में टोटल 4 देश भाग लेते। वियना सम्मेलन में टोटल 4 देश भाग लेते। इस चारों के चारों देश मिलकर वाटरलू युद्ध यानी 1815 में वाटरलू युद्ध हुआ। इस युद्ध में नेपोलियन बोनापार्ट को पराजित कर दिया गया। यह वाटरलू युद्ध हुआ था, यह स्विट्जरलैंड में हुआ था। इस युद्ध में नेपोलियन बोनापार्ट को पराजित कर इसको जेल में बंद कर दिया गया और इसका मृत्यु 1821 ईस्वी में हो गया। इसका मृत्यु 1821 ईस्वी में हो गया। किसका? नेपोलियन बोनापार्ट का। नेपोलियन बोनापार्ट का 1821 में मृत्यु हो गया। अब इसके बाद अब जैसे वियना सम्मेलन हुआ, वियना संधि हुआ, उसमें टोटल 4 देश भाग लेता है। ये वियना संधि का मेन उद्देश्य था नेपोलियन बोनापार्ट द्वारा लाए गए परिवर्तन को समाप्त करना। नेपोलियन बोनापार्ट द्वारा लाए गए परिवर्तन को समाप्त करना वियना संधि का मेन उद्देश्य था। जो वियना था ऑस्ट्रिया का राजधानी था। ऑस्ट्रिया का राजधानी वियना था और ऑस्ट्रिया का जो चांसलर था, ऑस्ट्रिया का चांसलर बोलो चाहे सम्राट बोलो, वो कौन था? मेटरनिक। कौन था? मेटरनिक। यह मेटरनिक एक ऐसा शासक था जो लोगों के बारे में सोचता नहीं था। इसका मेन कहना था किसी भी देश पर राज करो, लेकिन वहां कोई भी परिवर्तन मत करो। यानी किसी भी देश पर राज करो लेकिन वहां कोई भी परिवर्तन मत करो। यानी ये सारे के सारे इस मेटरनिक का कहने का मतलब था। अब देखिए, मेटरनिक यह भी कहा था
मैटरनिक यह भी कहा था अगर फ्रांस सीखता है तो सारे के सारे यूरोप में सर्दी जुकाम हो जाता है। यानी इसका कहने का तरीका, अगर फ्रांस में कोई भी क्रांति होगा पूरे के पूरे यूरोप में इस क्रांति का प्रभाव पड़ेगा, पूरे के पूरे यूरोप में इस क्रांति का प्रभाव पड़ेगा। यानी नेपोलियन बोनापार्ट बोलो, यानी नेपोलियन संहिता कहो 1804 में, यानी राजा बना 1804 में, तो नेपोलियन संहिता लागू कब हुआ 1804 में, और नेपोलियन का पतन कब हुआ 1815 में। और जैसे 1815 में नेपोलियन का पतन हुआ तब मेटरनिक का पूरा जो प्रारंभ हुआ। अब मेटरनिक का 1815 में जो प्रारंभ हुआ तो इसका पतन कब हुआ 1848 में। यह मेटरनिक एक ऐसा था राजतंत्र शासक था जो लोगों के बारे में तनको नहीं सोचता था, जो लोगों के बारे में तनको नहीं सोचता था। कौन है यह जो मेटरनिक था? मेटरनिक इटली के लोम्बार्डिया और वेनेशिया पर कब्जा किया था, यानी इटली के लोम्बार्डिया और वेनेशिया पर कब्जा किया था। कौन है? यह मेटरनिक। यह मेटरनिक ऐसा दर्दनाक शासक था, सबसे कची खराब कहो तो लोगों के बारे में तनको इसके अंदर प्रेम नहीं था, तनको इसके अंदर प्रेम नहीं था। आप साहस को तोड़िए मत, क्योंकि आपका एग्जाम एकदम नजदीक आ गया है। आपका एग्जाम 14 फरवरी से स्टार्ट है। आपको देखिए ये का पहले का चैप्टर लिखा है यूरोप में राष्ट्रवाद। अब इसके बाद बायोलॉजी का पहले का चैप्टर रहेगा, बायोलॉजी का पहले का चैप्टर है एकदम इजी तरीका, उससे भी एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अब इसके बाद आपको 14 तक रहेगा, एक को चैप्टर सारा चलता रहेगा जो मेन इंपॉर्टेंट है, यानी जहां से क्वेश्चन सबसे ज्यादा उठाता है। यानी इस चैप्टर से 4 से 5 से 7 नंबर फिक्स से आपका क्वेश्चन पूछेगा, चाहे सब्जेक्टिव हो चाहे ऑब्जेक्टिव हो, दोनों को मिलाकर आपके 7 से 8 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा। इस चैप्टर को पूरा देख लो, 7 से 8 नंबर आपका कहा हो जाएगा क्लियर। अब इसके बाद देखिएगा मेटरनिक समझिए, यानी मेटरनिक युग कहोगे तो मेटरनिक युग का प्रारंभ हुआ था 1815, समाप्ति कब हुआ था 1848। अब इसके बाद कौन से दो राज्य पर कब्जा किया था? लोम्बार्डिया और वेनेशिया। किसका दो राज्य था? इटली का दो राज्य था। अब इसके बाद ये जो था बुर्बो ध्यान दो। अब इसके बाद हम समझिए जो 1789 का जो क्रांति था, जो 1789 का जो क्रांति था, इससे क्रांति से पहले एक वंश था जिस वंश का नाम था बुर्बो राजवंश, और उसी वंश का शासक लुई 16वां था। उसी वंश का शासक लुई 16वां था। कौन सा वंश? बुर्बो राजवंश। यानी लुई 16वां मतलब लुई 16वां था, लुई 18वां था, ऐसे ऐसे लुई माने वहां का राजा नाम था 16वां, 17वां, 18वां, पूरा खानदान का उसका नाम था 16वां, 18वां, 17वां, ऐसा उन लोग का नाम रखा था, क्योंकि अपना आपका ये नाम का लुई था, लुई 16वां, 17वां, 18वां। अब इसके बाद जैसे इन सब का हुआ काम तब आ गया कजी साता पा गया लुई 18वां। लुई 18वां लोगों के बारे में बहुत थोड़ा मोड़ा सोचा था, इसने 1814 में परिवर्तन लाया, 1814 में परिवर्तन लाया। लेकिन जैसे 1814 में परिवर्तन लाया इसके बाद इसका मृत्यु हो गया 1824 में। जैसे लुई 18वां का मृत्यु 1824 में हुआ तो साता पर कोई ना किसी को बैठना चाहिए, तो वहां साता पर बैठ गया कौन है? चार्ल्स दसम। और इससे भी कची डेंजरस, वो तनको लोगों के बारे में सोचता ही नहीं था, तनको लोगों के बारे में सोचता ही नहीं था। तो लोग क्या होते हैं? केवल अपनी भलाई, जो इंसान बढ़ता है उसको जलने वाला ढेर लोग होते हैं, लेकिन अपना काम नहीं करते हैं। वो काहे बढ़ रहा है उसको गिराने में ढेर लोग लगे रहते हैं, लेकिन उसको उठाने में कोई नहीं लगा होता है। तो अपना पढ़ाई लिखाई में ध्यान दो, क्योंकि क्लास 10th आपका पूरा का पूरा एज में 15 से 16 साल, आप पूरा पढ़ाई 10 साल का है। हल्का से मिस्टेक कर दोगे और हल्का से एग्जाम में नंबर कम आ जाएगा, और 300 में अगर एक भी नंबर कम आ जाएगा तो आप सोचिएगा उस समय क्या बुझाता है। केवल इस बात को ध्यान रखिएगा, बहुत बढ़िया से पढ़ते रहिएगा। आज जब तक नहीं पढ़ोगे तब तक कुछ नहीं होने वाला है। इस 20 से 21 दिन में इतना पढ़ लो तब पूरा का पूरा एग्जाम का हो जाए क्लियर। अब देखिए जैसे हुआ याद देखो, ऐसा शासक था किसी के बारे में सोचा नहीं था। कौन? चार्ल्स दसम। यह चार्ल्स दसम ने तुरंत अपना प्रधानमंत्री पोलिगनेक को नियुक्त कर दिया। अब पोलिगनेक भी कुछ एक ऐसा शासक था जो लोगों के बारे में सोचा नहीं था। तो इसने क्या किया? 4 आदेश का जारी किया। 4 आदेश जैसे जारी किया तो लोगों ने इकट्ठा हुआ, और लोगों ने इकट्ठा होने के बाद इस सारा कपड़े इस सारा हो रहा है 1830 का, लोगों ने इकट्ठा हुआ। इकट्ठा होने के बाद तुरंत इस प्रकार किया, आक्रमण किया। आइए कची इस डर भय से इस सारा का सारा इंग्लैंड भाग गया। यानी जो इंग्लैंड जो चार्ल्स दसम था कहां भाग गया? इंग्लैंड। अब इसके खत्म के बाद 1830 में एक नया वंश आया जिस वंश का नाम था आर्लियंस वंश। कौन सा? आर्लियंस वंश। ऐसा आर्लियंस वंश का राजा
बना जिसका नाम था फिलिप थे। यह भी फिलिप थे लोगों के बारे में प्रारंभ में उदारवादी नीतियों का पालन करता था। प्रारंभ में सारे के सारे सोचते थे जैसे जैसे बनता है, जैसे जैसे उन लोगों का साता पर यानी चलावा चलता है वैसे वैसे लोगों को हेरा जाता है। देखिए आपके सबको सब नेता, देखिए नेता क्या करता है, नेता का मेन काम क्या होता है, शुरुआत में जनता को लुभाएगा और लुभाने के बाद जैसे सत्ता पर बैठेगा तो सत्ता पर बैठने के बाद वो जनता के बारे में अब सोचता नहीं है, अब जनता कहाँ गया छोड़ दो, अब अपना भलाई देखता है। इस सारे के सारे राजाओं का यही दिमाग होता है। आज जनता एकदम होता है बुर्बक, हल्का सी कोई लाभ दिखा दिया बस उसके सामने आ जाता है। पहले अपने आप को पहचानो, क्योंकि अपने आप को नहीं पहचानोगे तो ऐसा ही होगा। पूरा इतिहास हम लोग कहा जाएगा, पुरानी घटनाओं को हम लोग को सिखाता है, उजागर करता है। तो इस बात को समझो, आज जब तक इस बात को नहीं समझोगे तो कुछ होने वाला नहीं है। आइए देखते हैं जैसे फिलिप तो माना, फिलिप ने उदारवादियों का उदारवादी पालन किया, यानी उदारवादियों के नियम को माना। लेकिन शुरुआत में मानता था, लेकिन शुरुआत में मानता था, जैसे मानता था, लेकिन जनता ने कहा अब हम लोग को और ही थोड़ा ऊपर छूट दिया है और ही बढ़ा जाए, लेकिन उस बात के लिए तैयार नहीं था। आज जैसे नहीं था तुरंत ही फिलिप ने क्या किया, अपना एक प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया। जिस प्रधानमंत्री का नियुक्त कर दिया, ऐसे 1840 में फिलिप ने 1840 ईस्वी में कितना 1840 ईस्वी में अपना प्रधानमंत्री गीजो को नियुक्त कर दिया। गीजो को 1840 ईस्वी में अपना प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया। यह एक प्रतिक्रियावादी था। गीजो का था, यह एक प्रतिक्रियावादी था। यह केवल कुलीन वर्गों के बारे में सोचता था, इसके अलावा किसी के बारे में सोचता नहीं था। पूरे इतिहास में उठा कर देख लो, सारे के सारे शोषण हुआ है तो केवल कच्ची श्रमिक वर्गों का शोषण हुआ है, कभी भी कुलीन वर्गों का शोषण नहीं हुआ है। ध्यान दो, ये सारे के सारे इतिहास हम लोग का बहुत कुछ बातों का सिखाता है। आज जैसे 1840 ईस्वी में गीजो को नियुक्त किया, या गीज तनको नहीं ध्यान दे रहे थे कुलीन वर्गों पर। आज जैसे नहीं दे रहे थे तब पूरा का पूरा एक थिएटर था जो कभी सुधार भोज का आयोजन किया था पेरिस, जो कहाँ है, फ्रांस की राजधानी कहाँ है, पेरिस में सुधार भोज का आयोजना किया था। उस योजना में यह लुईस ने कभी माना कर दिया यहाँ सुधार भोज का आयोजना नहीं किया जाएगा। पूरे के पूरे इकट्ठा हुए लोग, जितना इकट्ठा लोग हुए थे वो पेरिस की गलियों में इनके विरोध नारा लगाने लगे, जिससे फिलिप भयभीत हो गया और इनको छूट देने का कह दिया। लेकिन उसके एक दिन तुरंत बाद गीजो ने उन पर गोली चलवा दिया, जिसके कारण बहुत सारे लोगों ने कहा हो गया मर गए, जिसमें बहुत सारे लोगों ने मर गए। अब मरने के बाद सारे लोगों ने फिलिप के जो राजमहल था उसको घेर लिया। लेकिन जानते हो राजाओं का गुप्त महल होता है, ये फिलिप ने छुपके से भाग गया कहाँ, इंग्लैंड। जितना लोगों भागता था सारे के सारे इंग्लैंड, बुझा रहा कि उन लोग का इंग्लैंड का है ससुरारी है, सारे के सारे इंग्लैंड भाग रहा था। गरीबों के बारे में तनको नहीं सोचता, इतना ऐसा इन लोगों में ध्यान दो, कुलीन वर्ग कभी भी नहीं सोता है तो गरीब लोग उच्च स्थान पाए। इस बात को ध्यान रखिएगा, जब भी रहिएगा आराम से पढ़ते रहिएगा, क्योंकि जब तक नहीं पढ़िएगा तब तक कुछ नहीं होने वाला है। अपना पढ़ाई पर ध्यान जारी रखते रहेगा। आपका एग्जाम बहुत नजदीक आ गया है। अब इसके बाद ध्यान दो, आज इससे भाग गया। अब इसके बाद 1830 के क्रांति को हम जुलाई क्रांति के नाम से जानते हैं। 1830 के क्रांति को हम जुलाई क्रांति के नाम से जानते हैं। किस क्रांति के नाम से जानते हैं, तो जुलाई क्रांति के नाम से जानते हैं। अब आते हैं जैसे यूनान में, अब आते हैं यूनान। यह यूनान क्या था, यह यूनान कहाँ कौन था। अब पहले इससे समझाने के पहले समझिएगा, यूरोप में सबसे 3 बड़े साम्राज्य, एक का नाम था हैब्सबर्ग, कौन था, हैब्सबर्ग, ऑटोमन, और एक का नाम था रूस। यानी हैब्सबर्ग था जो हैब्सबर्ग के अंदर आता था, उसका नाम था हंगरी के नाम सुनो, हंगरी जो कची हैब्सबर्ग साम्राज्य के अंतर्गत है। ऑस्ट्रिया हैब्सबर्ग साम्राज्य के अंतर्गत है। हंगरी की आधा भाषा मैग्यार बोला जाता है। अब ध्यान दो, उसके बाद ऑटोमन जो तुर्की है ना, वो ऑटोमन साम्राज्य के अंतर्गत आती है। एक तुर्की मुस्लिम कंट्री है, इस तुर्की के बारे में बताएंगे। यूनानियों पर कितना अत्याचार किया, इस तुर्की के बारे में हम बताएंगे। अब इसके बाद ध्यान दो, अब यहाँ कची रूस अपने आप में क्या है, साम्राज्य। रूस अपने आप में क्या है, एक साम्राज्य। इसका यूनान जो है सबसे यूरोप में पढ़ने लिखने वाले वहां का कलाकार सारे के सारे, पढ़ाई लिखाई में कहो, कलाकारी में कहो, यानी कोई भी चीज में कहो, सारे के सारे कहाँ थे, यूनान में। लेकिन यह यूनान 15वीं शताब्दी में ऑटोमन साम्राज्य के अंदर गया। आज जैसे आया
इनके अंदर शोषण होने लगा, क्योंकि ऑटोमन साम्राज्य में अनेक धर्म के लोग थे। ऑटोमन साम्राज्य में अनेक धर्म के लोग थे। यूनान में कैथोलिक यानी ईसाई धर्म के लोग थे। यूनान में कैथोलिक यानी ईसाई धर्म के लोग थे, क्योंकि यूनान के जनसंख्या कम था, इसलिए पढ़ने लिखने में अत्यधिक इनका योगदान काफी था। इसलिए यूनान को यूरोपीय सभ्यता का पालन कहते हैं। क्यों जान दो, ये आपको में क्वेश्चन पूछा है, यूरोपीय सभ्यता का पालन किसको कहते हैं, तो यूनान को कहते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। लेकिन यह यूनान पर तुर्की ने इतना अत्याचार किया, इस यूनान पर तुर्की ने इतना अत्याचार किया, कहो मत, क्योंकि 20,000 यूनानियों को तुर्की का सुल्तान महमूद ने कटवा दिया था। केवल धर्म के नाम पर सारे मुसलमानों को इकट्ठा करके और पूरा सैनिक को लेकर यानी यूनान के केंद्र पर हमला बोल दिया। आज जैसे यूनान के केंद्र पर हमला बोल दिया, वहां 20,000 लोगों को कटवा दिया। लेकिन जैसे कटवा दिया, लेकिन यूनान भी कुछ मानने वाला कहाँ, आज दोनों में मतभेद हो गया। लेकिन इस तुर्की का साथ दिया मिस्र के लोग ने। आज जैसे मिस्र के लोग ने इस तुर्की का साथ दिया, लेकिन इस यूनान को साथ देने के लिए ब्रिटेन आगा गया, फ्रांस आगा गया, रसिया आगा गया। और रसिया का जो निकोलस द्वितीय था, एक मारने के लिए यानी कि तुर्की को पराजित करने के लिए तैयार था, पहले से ही तैयार था, कब इसको मार दें। आज जैसे 20 सालों को कटवाया, वो सोचा भी नहीं। 1827 में उसमें हमला बोल दिया, 1827 में हमला बोल दिया। अब बोलने के बाद तुर्की को पराजित कर दिया। तुर्की का मात्र एक साथ दे रहा था। तुर्की को साथ देने वाला कौन था, मिस्र था। इसको साथ देने वाला कौन था, ब्रिटेन भी था, फ्रांस भी था। सारे के सारे किसका साथ दे रहा था, रूस का। उसका साथ देने वाला कौन था, मिस्र था। इसके बाद क्या हुआ, 1829 में एक संधि हुआ प्रसा और रूस के बीच, जिस संधि का नाम है एड्रियानोपुल की संधि। इस एड्रियानोपुल की संधि से पूरे का पूरा यूनान के लोग संतुष्ट नहीं थे। इस एड्रियानोपुल की संधि से यूनान के लोग संतुष्ट नहीं थे, इसलिए दोबारा संधि हुआ। कब हुआ, 1832 ईस्वी, जिस संधि का नाम है कुस्तुनतुनिया की संधि। इस संधि से पूरे के पूरे यूनान के लोग संतुष्ट हुए और यूनान एक संपन्न देश बन गया। अब इसके बाद देखिए 1848 के क्रांति ने 1830 के क्रांति ने प्रतिक्रियावादियों को तो दबा दिया, लेकिन पूर्ण रूप से खत्म नहीं किया। लेकिन 1848 के क्रांति में सारे के सारे क्रांति में मध्यम वर्ग का सत्ता पर अधिकार हो गया। आज जैसे मध्यम वर्ग के सत्ता पर अधिकार हुआ, तब मध्यम वर्ग ने भी लोगों के बारे में यानी सारे के सारे अपने लोगों को सत्ता पर रखा था। एक भी श्रमिक यानी जितना कृषि करने वाले लोग होते हैं, एक भी लोगों को सत्ता पर नहीं रखा था, जिसके कारण मध्यम वर्ग और जो कृषि सार्वजनिक वर्ग दोनों में मतभेद हो गया। लेकिन मध्यम वर्ग का जनसंख्या कम था और कृषि वर्ग का जनसंख्या ज्यादा था। इनके पास पैसा था, लेकिन उनके पास पैसा नहीं था, तो मुकाबला कैसे करें। इसलिए इस क्रांति में सबसे अधिक सामना करना पड़ा श्रमिक वर्गों को, क्योंकि इनके पास पैसा नहीं था, खाने के लिए दुर्लभ हो गया। अत्यधिक क्या हो गया है, बेरोजगारी हो गया। अत्यधिक क्या हो गया, बेरोजगारी हो गए। सारे के सारे कौन है, श्रमिक वर्ग। सबसे पहले हर बात को ध्यान देना चाहिए। अब बात है इटली का एकीकरण। इस इटली का एकीकरण ये मेन पॉइंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इटली का एकीकरण। लेकिन एक बात को ध्यान दीजिए, जो नेपोलियन बोनापार्ट था 1806 ईस्वी में जर्मन राइन राज्य का स्थापना किया था। 1806 ईस्वी में जर्मन राइन राज्य का गठन किया था, स्थापना किया था। पूरे के पूरे जर्मनी को एक करने का काम किया था, यानी पूरे के पूरे जर्मनी को एक करने का काम किया था। यानी कितना में किया था, 39 में किया था। इस बात को ध्यान रखिएगा, यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा हुआ है। आ दो इटली का एकीकरण, या इटली का एकीकरण और जर्मनी का एकीकरण, इन दोनों का एकीकरण करने का सबसे पहले श्रेय जाता है नेपोलियन बोनापार्ट को। अगर नेपोलियन बोनापार्ट प्रारंभ में अगर राष्ट्रवादी का भावना नहीं फैलाता, तो शायद इन लोगों को एकीकरण में, इन लोगों को आजाद होने में कई साल लग जाता, तब इन लोगों का देश का आजाद होता। इसलिए इटली के एकीकरण में योगदान जो था मैग्नी
काउंट काबूल, गैरिबाल्डी, विक्टर इमैनुअल और कौन था, नेपोलियन बोनापार्ट। यानी इसके इटली का एकीकरण है। जो सहायक तत्व थे यही चार थे सहायक तत्व थे। लेकिन इससे पहले आपको समझे, एक होता नेपल्स की क्रांति। जो नेपल्स की जो क्रांति हुआ था कब हुआ था, 1821 में हुआ था। और नेपल्स की क्रांति कहाँ, फ्रांस। कौन था नेपल्स में, बुर्बो राजवंश का था। यह बुर्बो राजवंश इस सबसे खराब वंश था। किसके बारे में, वहां के लोगों के बारे में थे। और वहां के लोगों के बारे में तो उनको सोचता ही नहीं था यह वंश। ये सोचता था अपना काम करो, दूसरे के बारे में सोचो मत वो क्या करे। हाँ, लेकिन ये जितना फ्रांस में जो राजा था, लोगों पर इतना टैक्स लगा लगा कर को बेचैन कर दिया था। सारे के सारे टैक्स लेता था। और मान लो उनका जमीन था, उनका हर चीज था, लेकिन सारा पैसा कौन लेता था, यह नहीं देने पर उन लोगों को मारता था, उन लोगों को कुचलता था, उन लोगों को बहुत परेशानी करता था। तब लोगों ने इकट्ठा होकर तब लुईस सुलाह पर क्या किए, आक्रमण किए। आजकल लुईस सुलाह के पत्नी भी वैसे ही थी, ये तनको दयालु नहीं थी। कहीं कहीं होता है राजा खराब है, उसका पत्नी क्या होती है अच्छा, लेकिन जैसा इसका पति था उससे खराब उसका क्या थी, पत्नी थी। समझो, पति के साथ भी पत्नी का प्रभाव पड़ना ना चाहिए। ध्यान दो। अब इसके बाद इटली के एकीकरण में मैजनी, काउंट काबूल, गैरिबाल्डी, इन सब के बारे में समझेंगे। सबसे पहले समझते हैं मैजनी। ये जो मैजनी है, इस मैजनी का जन्म 1805 ईस्वी में हुआ था। जो मैजनी है, इस मैजनी का जन्म 1805 ईस्वी में हुआ था। और इनका मृत्यु डाटा बोल रहे हैं, और इनका मृत्यु जो हुआ था 1872 ईस्वी में हुआ था। किसका, इस मैजनी का जन्म। यह मैजनी को इटली का पैगंबर, मसीहा, राजनेता, दार्शनिक बोला जाता है। किसको, मैजनी को। इस मैजनी ने 1810 में कार्बोनरी सदस्य ग्रहण की थी। यानी 1810 ईस्वी में 1810 ईस्वी में एक संगठन बना, जिस संगठन का नाम था कार्बोनरी। क्या नाम था, कार्बोनरी। इस बात को ध्यान रखिएगा, एक क्वेश्चन पूछा है 1810 ईस्वी में कार्बोनरी संगठन का स्थापना हुआ, यानी गठन हुआ। और उसका सदस्य मेजनी भी था। कौन था, मेजनी भी था। और इटली का सबसे बड़ा भाग जो था उसका नाम था सार्डिनिया। कौन था, सार्डिनिया। कौन था, सार्डिनिया। अब ये मेजनी था, लेकिन समझिए सार्डिनिया को ध्यान दो, जेनेवा सिवाय सार्डिनिया, इन सब को मिला दिया पीडामाउंट। किसमें, पीडामाउंट में। इन सारे के सारे को मिला दिया पीडामाउंट। और पीडामाउंट का राजा चार्ल्स एल्बर्ट था। कौन था, चार्ल्स एल्बर्ट। यह अपने नेतृत्व में चाहता था कुछ इटली का एकीकरण करना। हो सकता है नहीं होगा, यानी अपने नेतृत्व में चाहता था लेकिन नहीं हो पाया, जिसके कारण जेनेवा को सार्डिनिया में या पीडामाउंट मिलाने से उनका मेजनी ने विरोध भी किया। मेजनी 1805 में जन्म हुआ, लेकिन यह भी विरोध करना क्या किया, प्रारंभ किया। इनका जन्म 1805 ईस्वी में हुआ, लेकिन ये बचपन से राजनीति में इनका अत्यधिक अध्ययन था, यानी अत्यधिक गहन अध्ययन था। उसके बाद राजनीति के बारे में अत्यधिक सोचता था। आज नेता क्या करता है, नेता ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं होता है, लेकिन उन लोगों का इतना माइंड चलता है, लोगों को कैसे लुभाना है, कैसे लोगों को आकर्षित करना है, इस सारे के सारे नेताओं से सीखिए। और जान दो, इस मेजनी ने जैसे राष्ट्रवादी प्रेम के भावना को फैलाने लगे, मेजनी को 1830 से 31 में जेल में बंद कर दिया गया। 1830 से 31 में मेजनी को जेल में बंद कर दिया गया। अगर अच्छा काम करोगे तो आपका विरोध ढेर लोग जी करते हैं। तिरका को जी सारे के सारे राजतंत्र ने मिलकर इसको जेल में कैद करवा दिए। आज जैसे ये जेल में गया तो 1831 में छूटा। आज छूटने के बाद सबसे पहले 1831 में यंग इटली मार्सिले में गठन किया, और 1834 में यंग यूरोप का गठन किया। और इन दोनों में सारे के सारे यंग लोगों को रखा, क्योंकि ये जानता था जब तक यंग लोग नहीं रहेंगे तब तक इटली का एकीकरण करना क्या है, संभव नहीं है। इधर क्या हुआ, 1848 में मेटरनी का क्या हो गया, पतन। 1848 में जैसे मेटरनी का पतन हुआ, यह अपना इटली के एकीकरण में अत्यधिक भूमिका निभाने लगा। इटली के एकीकरण में अत्यधिक भूमिका निभाने लगा। कौन, मेजनी। इस बात को ध्यान रखिएगा। मेजनी पूछता है जी इटली का मसीहा किसको कहा जाता है, मेजनी को।
कार्बोनरी संगठन का गठन कैसा कब हुआ? 1810। एक कैसा संगठन था? एक गुप्त संगठन था। इसका सदस्य था कि नहीं? था। यंग इटली और यंग यूरोप दोनों का स्थापना किसने किया था? मैजिनी ने किया था। कब किया था? 1831 और 1834 में। किसने किया था? मैजिनी ने किया था। अब इसके बाद काउंट काबूर के बारे में। इस काउंट काबूर का जन्म हुआ था 1810 ईस्वी में और इसका मृत्यु जो हुआ था 1861 में 61 में। किसका? काउंट काबूर का। इस काउंट काबूर को इटली का राजनीतिज्ञ कहते हैं। क्या कहते हैं? राजनीतिज्ञ, क्योंकि यह राजनीति में अत्यधिक इसका अध्ययन था। राजनीति में इसका अत्यधिक था अध्ययन था। किसका? काउंट काबूर को, क्योंकि ये काउंट काबूर जानता था जब तक इटली का अर्थव्यवस्था और सैन्य शक्ति मजबूत नहीं होगा तब तक इटली का एकीकरण करना का है मुश्किल है। इसीलिए सबसे पहले इस काउंट काबूर ने वहां का मंत्री सार्डिनिया यानी इटली का सबसे बड़ा भाग जो था कौन था? सार्डिनिया था। सार्डिनिया का मंत्री यानी मंत्री बनाया 1850 ईस्वी में। यानी 1850 ईस्वी में 1850 ईस्वी में काउंट काबूर ने मंत्री बनाया विक्टर इमैनुअल को। यानी 1850 ईस्वी में मंत्री बनाया विक्टर इमैनुअल को और विक्टर इमैनुअल ने 1852 में इसको प्रधानमंत्री बना दिया। यानी 1850 में वो बनाया मंत्री, यानी काउंट काबूर ने बनाया मंत्री। काउंट काबूर ने बनाया मंत्री और काउंट काबूर को प्रधानमंत्री बनाया कौन है? विक्टर इमैनुअल। कब बनाया? 1852 ईस्वी में। कब बनाया? 1852 ईस्वी में, क्योंकि यह जानता था इसी बीच एक युद्ध हो गया जिस युद्ध का नाम था क्रीमिया का युद्ध। एक युद्ध हुआ जिस युद्ध का नाम क्या था? क्रीमिया का युद्ध। यह युद्ध कब हुआ था? 1854 ईस्वी में हुआ था। लेकिन यह युद्ध किन किन दो देशों के बीच हुआ था? एक देश का नाम था, जिस देश का नाम था तुर्की, एक देश का नाम था रूस। लेकिन इस क्रीमिया युद्ध में रूस पराजय हो गया, क्योंकि एक बड़ा का है देश है। कैसे पराजय हो गया? क्योंकि इस तुर्की का साथ देने वाला फ्रांस था, ब्रिटेन था। कौन था? फ्रांस था, ब्रिटेन था। तुर्की का साथ काउंट काबूर भी उस तुर्की का साथ दिया, लेकिन रसिया का साथ देने वाला कोई नहीं था। इसीलिए रसिया क्या हो गया? इस युद्ध में पराजित हुआ। इस युद्ध के बाद एक पेरिस शांति सम्मेलन हुआ। उस पेरिस शांति सम्मेलन में काउंट काबूर को बुलाया गया। किसको? काउंट काबूर को बुलाया गया। आज जैसे काउंट काबूर गए कहाँ? उस पेरिस शांति सम्मेलन में कौन गए? काउंट काबूर गए। लेकिन काउंट काबूर ने कहा यानी इटली को पूरे काउंट काबूर ने कहा यह इटली के एकीकरण को करने नहीं देने वाला था। कौन था? ऑस्ट्रिया। यानी वो बताया पहले समझिएगा, इटली के एकीकरण को नहीं होने देने के पीछे कौन था? ऑस्ट्रिया। यानी कहा ये जो ऑस्ट्रिया है यह इटली के एकीकरण नहीं होने दे रहा है। लेकिन उस सभा में उपस्थित सारे लोग पूछे, सारे राजाओं पूछे क्यों? इसके पीछे का कुछ साक्ष्य है? तो बड़ा साक्ष्य तो नहीं है। लेकिन सारे राजाओं ने यानी कि जी ऑस्ट्रिया का साथ दिया और इसका साथ नहीं दिया। लेकिन यह काउंट काबूर ने कहा क्रीमिया के कीचड़ में इटली का निर्माण होगा। यानी क्रीमिया के कीचड़ में इटली का निर्माण होगा। किसने बोला? काउंट काबूर ने बोला। लेकिन यह इंसान हार नहीं माना और अपना कार्य जारी रखा। सार्डिनिया का शक्ति बनाने रखा। सार्डिनिया का शक्ति आगामी ये बढ़ा रहा था, एकदम शक्तिशाली कर रहा था। तभी इसी बीच में काउंट काबूर ने फ्रांस के साथ संधि कर लिया। यानी इसी बीच काउंट काबूर ने फ्रांस को अपने में मिला लिया। क्यों? क्योंकि फ्रांस के राजा जिसका नाम था नेपोलियन तृतीय, यह बहुत लालची था। इसने काउंट काबूर ने कहा ऑस्ट्रिया का हराने के बाद एक राज्य आपको दे देंगे, एक राज्य हम ले लेंगे। इस पर तैयार हो गया। तैयार होने के बाद यानी 1858 में इन दोनों के बीच एक संधि हुआ। 1858 में इन दोनों के बीच काउंट काबूर और नेपोलियन तृतीय यानी काउंट काबूर और नेपोलियन तृतीय के बीच एक संधि हुआ। जिस संधि का नाम था प्लेम्बियर की संधि। प्लेम्बियर्स का संधि। इस संधि के बाद फ्रांस और काउंट काबूर दोनों का सेना एकदम का हो गया मजबूत है और दोनों का सेना एक होकर ऑस्ट्रिया पर धावा बोल दिए। आज जैसे ऑस्ट्रिया पर धावा बोले ऑस्ट्रिया से एक राज्य को छीन लिया, जिस राज्य का नाम था लोम्बार्डिया। यानी ऑस्ट्रिया ने दो राज्यों पर कब्जा किया था इटली के बड़े, एक लोम्बार्डिया एक आता वेनेशिया। तो लोम्बार्डिया पर कब्जा कर लिया और इटली के मध्य भाग पर यानी इटली की राजधानी रोम पर पोप वंश का शासक था। किस वंश था? पोप वंश का शासक था। इसके कारण जैसे लोम्बार्डिया को छीना
आणि कचे ऑस्ट्रिया से लोम्बार्डिया को छीना तली फ्रांस को मालूम चल गया का तब पूरे पूरे राष्ट्र प्रेम की भावना तेजी से बढ़ रहा है। उनका कची काउंट काबूर को सांस देना छोड़ दिया, काउंट काबूर को सांस देना छोड़ दिया। और लोम्बार्डिया तो छीन लिया लेकिन ऑस्ट्रिया, लोम्बार्डिया तो छीन लिया लेकिन वेनेसिया का हो गया बाकी, वेनेसिया का हो गया बाकी। और समझिए तब पर भी इटली का एकीकरण कहाँ से होगा, क्योंकि पूर्ण रूप से इटली का निर्माण कैसे होगा, रोम के राजधानी पर अभी किसका हाथ है, पोप का, अभी वेनेसिया पर किसका है, अभी ऑस्ट्रिया का है। इसके बाद तब पर भी इटली हार नहीं माना। अब इसके तब पर भी कचिए काउंट काबूर, तब पर भी काउंट काबूर हार नहीं माने। इसके बाद समझिए गरिबाल्डी, क्योंकि गरिबाल्डी ने ध्यान दो, गरिबाल्डी पेशे से नाविक थे, क्योंकि इसका जो जन्म था, गरिबाल्डी का जन्म हुआ था ध्यान दो 1807 में और इनका मृत्यु जो हुआ था 1882 ईस्वी में। यह इसको सैन्य अभियान में महारत हासिल किया था, यानी सैन्य अभियान में महारत हासिल किया था, यानी तलवार चलाने में महारत हासिल किया था। इसलिए गरिबाल्डी को इटली का तलवार कहा जाता है, यानी इसीलिए गरिबाल्डी को इटली का तलवार कहा जाता है। किसको, गरिबाल्डी को। क्यों, क्योंकि तलवार चलाने में एकदम माहिर था। आज जैसे जानो शुरुआत में मैजनी का समर्थक था, धीरे धीरे काउंट काबूर का समर्थक बन गया। काउंट काबूर प्लान बनाता था और उसका प्लान को आगाम ये बढ़ाने का काम गरिबाल्डी करता था। जिस कारण गरिबाल्डी जब इनका समर्थक हो गए तब पूरा का पूरा राजतंत्र ने इस पर आरोप लगाकर इसको मृत्यु दंड का सजा सुना दिया गया। आज जैसे इसको मृत्यु दंड का सजा सुनाया गया, अचानक लफ्स ने विदेश भाग गया। कहाँ भाग गया, विदेश। और विदेश भागने के बाद उधर से आया 1848 में और आने के बाद फिर से इस इटली के एकीकरण में अपना भूमिका एकदम निभाने लगा, अपना भूमिका एकदम जोर शोर से निभाने लगा। कौन है, यह गरिबाल्डी ने। गरिबाल्डी इसलिए इसे पेशे से नाविक बोला जाता है, क्योंकि गरिबाल्डी ने एक संगठन बनाया। कौन सा, एक गठन किया। किसका गठन किया था, लाल कुर्ती का। यानी लाल कुर्ती का गठन जो किया था, किसने किया था, गरिबाल्डी ने किया था। यानी पूरे का पूरे सैनिक को उसमें रखा। कहाँ है, कहे कि लड़ने के लिए। कहाँ है, कहे कि लड़ने के लिए। इसी बीच में क्या हुआ, इसी बीच में काउंट काबूर का मृत्यु हो गया। जैसे 1861 में काउंट काबूर का जैसे मृत्यु हुआ तो इससे प्रभावित होकर यह भी राजनीति से दूर हो गया। कौन है, गरिबाल्डी। क्योंकि गरिबाल्डी सारे का सारे हमारे समझिएगा, यानी गुरु का काम करने का काम काउंट काबूर करता था, लेकिन पूरा जैसे काम खजी पूरा प्लान बनाते थे कौन, काउंट काबूर। और उस प्लान को आगामी ये बढ़ाने का काम कौन करता है, गरिबाल्डी। आज से इधर इसका 72 में मृत्यु होगा, इसका 61 में और इसका 82 में। लेकिन जैसे अब सार्डिनिया का राजा बना, प्रधानमंत्री पूरे लोग बनाए किसको, विक्टर इमैनुअल को। और अब लास्ट में सबसे पहले इटली का एकीकरण जो किया था, कौन किया था, विक्टर इमैनुअल। कौन किया था, विक्टर इमैनुअल ने। और विक्टर इमैनुअल ने इस इटली के एकीकरण के प्रोसेस को आगे बढ़ाया। इटली के एकीकरण के प्रोसेस को क्या बढ़ाया, आगे बढ़ाया। लेकिन अब समझिए एक युद्ध हुआ था जिस 1866 में एक युद्ध हुआ था जिस युद्ध का नाम था सेडवा का युद्ध। 1866 में एक युद्ध हुआ था जिस युद्ध का नाम था सेडवा का युद्ध। यह युद्ध किसके किसके बीच हुआ था, फ्रांस और ऑस्ट्रिया के बीच हुआ था। और इस युद्ध में ऑस्ट्रिया का पराजय हुआ। आज जैसे इस युद्ध में ऑस्ट्रिया का पराजय हुआ तो क्या किया, वेनेसिया को ले लिया। कौन है, विक्टर इमैनुअल। विक्टर इमैनुअल का ले लिया, वेनेसिया को ले लिया। अब जैसे वेनेसिया को ले लिया तो बच क्या गया, रोम का बच गया, रोम। आतली इसी बीच में 1870 में सीडान युद्ध हुआ। सीडान यानी 1870 में सीडान युद्ध हुआ। यह युद्ध किसके किसके बीच हुआ था, तो यह युद्ध दो देशों के बीच हुआ था। एक का नाम था प्रसा, दूसरा का नाम क्या था, फ्रांस। इस युद्ध में फ्रांस का हुआ, फ्रांस को बचाने के लिए पोप वंश को जी गए। आज जैसे पोप वंश गए तो यहाँ विक्टर इमैनुअल ने अपना कब्जा कर लिया। किसका, अपने इटली के राजधानी रोम पर। आज जैसे पूरा का पूरा मिल गया, और जैसे पूरे का पूरा मिल गया तो 1870 में इटली का एकीकरण हुआ। 1870 में इटली का एकीकरण हुआ। अब ये समझ लेते हैं इटली का जो बाधक तत्व यानी इटली का जो एकीकरण नहीं होने देने वाले जो थे उनका सबसे पहले नाम था ऑस्ट्रिया। कौन था, सबसे पहले कौन देश था, ऑस्ट्रिया। फिर कौन था, फ्रांस। कौन था, फ्रांस। ऑस्ट्रिया था,
फ्रांस था, वियना सम्मेलन था, वियना सम्मेलन, और वहां के अगल बगल पड़ोसी कौन थे, दे आने कुछ राज्य आने कुछ लोग थे, और राज्य के अंदर जो लोग थे वो चाहते नहीं थे तो इटली का हो जाए एक शक्तिशाली देश बन जाए, एक कौची ये राष्ट्रकृत देश बन जाए, इसलिए इटली के एकीकरण नहीं होने देते। कितना 4। अब इटली के सहायक तत्व कौन कौन थे, यानी इटली के एकीकरण करने वाला जो सपोर्ट करने वाला जो लोग थे वो कौन कौन थे, देश में दो। सबसे पहले ध्यान दो, सबसे पहले इटली के एकीकरण में मेन भूमिका निभाने का जो श्रेय जाता है नेपोलियन बोनापार्ट को। अगर नेपोलियन बोनापार्ट न रहता तो शायद इटली उस समय कौची इटली में राष्ट्र प्रेम की भावना का हुआ जगता। इसलिए सबसे पहले ध्यान दो, श्रेय किसको जाता है, नेपोलियन बोनापार्ट को। किसको जाता है, नेपोलियन बोनापार्ट को। अब इसके बाद मैजिनी को जाता है, काउंट काबूर को जाता है, गैरिबाल्डी को जाता है, विक्टर इमैनुअल को जाता है, और वहां के लोग को जाता है, और वहां के लोग को जाता है। तब इस सारे ने एक हुआ, तब इटली का एकीकरण का हुआ, संभव हुआ। इटली का एकीकरण का हुआ संभव। अब देखते हैं जी जर्मनी का एकीकरण, जर्मनी का एकीकरण, यानी जर्मनी का एकीकरण ध्यान दो, आप समझेंगे जर्मनी का एकीकरण। सबसे पहले ध्यान दो, इटली का आपको ध्यान दो, क्वेश्चन का पता है कहेगा इटली का एकीकरण क्या है। इटली के एकीकरण से आप क्या समझते हैं, सारा एक्सप्लेन कर दीजिएगा। आप इटली के एकीकरण बाधक तत्व कौन थे, सहायक तत्व कौन थे, इटली के एकीकरण का पैगंबर किसको कहते हैं, मसीहा किसको कहते हैं, तलवार किसको कहते हैं, तलवार किसको कहते हैं। अब लाल कुर्ती का गठन किसने किया था, कार्बनरी का गठन किसने किया था, यंग इटली का गठन किसने किया था, यंग यूरोप का गठन किसने किया था। लेकिन मैजनी ने 1851 ईस्वी में फ्रेंड्स ऑफ इटली का गठन किया था। इस बात को नोट कर लीजिएगा क्योंकि बार बार पूछा हुआ है। अब इसके बाद आता है जर्मनी का एकीकरण, क्योंकि यह पूरा का पूरा काम हो गया। जर्मनी 300 से अधिक राज्यों में बिखरा हुआ था, उनको 39 में एक करने का जो श्रेय जाता है नेपोलियन बोनापार्ट को। किसको आता है, नेपोलियन बोनापार्ट को। अब समझिएगा नेपोलियन बोनापार्ट को ध्यान दो, आप यहां बात को समझिएगा। अब सबसे पहले ध्यान दो, इस जर्मनी के एकीकरण में सबसे मेन जो भूमिका निभाए थे वो निभाए थे कौची, बिस्मार्क ने। इनसे पहले यह समझ ले जर्मनी में आता है प्रसा 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 में ज्वेलराइन संघ का जो स्थापना हुआ था 1834 में, कहां हुआ था, प्रसा में हुआ था। लेकिन इस बात को समझिएगा, लेकिन इस बात को ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा क्योंकि इस सबसे पहले था प्रसा। प्रसा का उस समय जो राजा था, प्रसा का उस समय राजा था जिसका नाम था फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ, फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ। आज जैसे फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ का मृत्यु हो गया तो उसके साता पर बैठा विलियम प्रथम। इसलिए विलियम प्रथम ने क्या किया, 1862 में अपना प्रधानमंत्री किसको बना दिया, बिस्मार्क को। क्यों, क्योंकि बिस्मार्क धनो, क्योंकि बिस्मार्क पहले से राजदूत था, कहां का, रूस और फ्रांस, यानी रूस और फ्रांस का पहले से राजदूत था। और उसके बाद धनो उसको अत्यधिक ज्ञान था, किसको, बिस्मार्क को, कैसे देश को आजाद करना है। अब इसके पहले धनो जो इससे पहले समझ लें बिस्मार्क, यानी बिस्मार्क का जो जन्म हुआ था 1815 में और इसका मृत्यु हुआ था 1898 में। यानी इसका जन्म 1800 में हुआ था 15 में, अब मृत्यु का हुआ था 1898 में हुआ था। लेकिन कहां इसका जन्म होता है, ब्रेनडेन वर्ग में। कहां जन्म होता है इसका, ब्रेनडेन वर्ग में। अब इसके बाद समझिएगा ब्रेनडेन वर्ग में बिस्मार्क का क्या होता है, जन्म हुआ था। इसलिए जर्मनी का इसे कूटनीतिज्ञ या कहो राजनीतिज्ञ किसको कहा जाता है, बिस्मार्क को कहा जाता है। क्योंकि बिस्मार्क ने यह जानता था, बिस्मार्क ने यह जानता था जर्मनी का एकीकरण करना संभव नहीं है, यानी बातचीत से जर्मनी का एकीकरण करना संभव नहीं है। जर्मनी का एकीकरण कहां से होगा, तलवार से होगा, यानी लोगों को काट कर, लोगों को खून की धारा बहा कर तब क्या होगा, जर्मनी का एकीकरण होगा। इसीलिए बिस्मार्क ने लौह एवं रक्त की नीति को अपनाया था। बिस्मार्क ने कौन से नीति को अपनाया था, लौह एवं रक्त की नीति को अपनाया था। किसने अपनाया था, बिस्मार्क ने अपनाया था। बिस्मार्क ने टोटल 3 युद्ध लड़ा। बिस्मार्क ने टोटल कितने युद्ध लड़ा था, 3 युद्ध लड़ा था। एक युद्ध पहले का जो युद्ध हुआ था प्रसा और डेनमार्क, प्रसा और डेनमार्क। लेकिन इस युद्ध में डेनमार्क का हो गया पराजित। लेकिन यह युद्ध कब हुआ था, 1864, यानी प्रसा और डेनमार्क के बीच युद्ध कब हुआ था, 1864। ये पूछा हुआ है 1864। लेकिन इस युद्ध में किसका पराजय हुआ था,
डेनमार्क का। इसके बाद दोबारा युद्ध हुआ 1866, जिस युद्ध का नाम था सेडावा, जिस युद्ध का नाम क्या था सेडावा। और इस युद्ध में प्रासा और ऑस्ट्रिया के बीच हुआ था, ऑस्ट्रिया का हुआ था पराजित। फिर तीसरा युद्ध हुआ था जिस युद्ध का नाम था सीडान, और इस सीडान के युद्ध में फ्रांस और प्रासा के बीच हुआ था, लेकिन फ्रांस का हुआ पराजित। इसके बाद 1871 में जर्मनी का एकीकरण का हुआ पूर्ण हुआ, और जैसे जर्मनी का एकीकरण 1871 में पूर्ण हुआ, इसके बाद संधि हुआ जिस संधि का नाम था फ्रैंकफर्ट की संधि था। लेकिन एक बात को ध्यान रखिएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा, ये सारे के सारे जितना इटली के एकीकरण का विरोधी था उतना ही यानी बाधक तत्व था, उतना ही जर्मनी के एकीकरण का बाधक तत्व था। ये जितना बोले हैं, जिसको नहीं आता होगा वो नोट कर ले। इसके अलावा आपके चैप्टर में एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं पूछ सकता है, अब नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे बायोलॉजी का चैप्टर 1 का है न्यूट्रिशन है, यानी क्या है पोषण है, उसमें पाचन क्या होता है, सारे के सारे एक ही वीडियो में समाप्त किया जाएगा। इस जितना वीडियो होगा, इस वीडियो को देखने के बाद इस सारे के सारे वीडियो को शेयर कीजिएगा। सो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, जिसके कारण पहले का चैप्टर पूरा का हो गया कंप्लीट। अगर वीडियो शेयर करना मत भूलिएगा, जिसके कारण हम नेक्स्ट वीडियो पोषण को लाएंगे यानी बायो लाएंगे, उसके तुरंत बाद लाएंगे केमिस्ट्री, फिर उसके बाद लाएंगे ज्योग्राफी। अरे पूरा का पूरा कहिया तक यानी 12 तारीख तक आपका चलता रहेगा। सारे के सारे 12 तारीख तक जितना सिलेबस कंप्लीट हो जाए सारा का सारा चलता रहेगा। आपका एक भी क्वेश्चन जितना पढ़ा दिए इससे बाहर नहीं हो सकता है, एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं हो सकता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। ये जो फ्रांसीसी क्रांति हुआ था 1789 में, लेकिन एक बात को और ध्यान रखिएगा, एक बात को जाते बढ़ा देते हैं, ध्यान दो 1848 में पूछ देगा फ्रांस का कलाकार किसको कहते हैं, तो फ्रेडरिक सरीव को कहते हैं, क्योंकि 1848 में एक मैप के द्वारा पूरे के पूरे देश को सजाया था, और उस देश को अलग अलग देश का झंडा बनाकर उस मैप में दिखाया था। किसने? फ्रेडरिक सरीव ने। कब दिखाया था? 1848 में। 1848 में। सारे के सारे इस बात को ध्यान रखिएगा, जितना होगा उतना वीडियो को शेयर कीजिएगा। आपका एक भी क्वेश्चन ना समझ में कमेंट में कुछ लिख दीजिएगा। सारे के सारे अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो को खूब शेयर कीजिएगा। अगर अच्छा होगा तो हम नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे बायो के बाद केमिस्ट्री का आएगा। केमिस्ट्री में कैसे संतुलित किया जाता है, कैसे क्या किया जाता है, सारे के सारे इजी तरीका से बता दीजिएगा। आज के लिए इतना ही रहेगा। जय हिंद।